बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा एडिटोरियल है मूडीज़ डाउनग्रेड। इसमें हम इसके पहले टाइटल को समझते हैं। मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विस यूएसए की कॉरपोरेशन है। ये 1909 में बनी और इसका काम क्या है, ये मुख्तलिफ़ ममालिक की इकनॉमिक कंडीशन को देखते हुए उनको रेट करती है। यानी कि ये रेटिंग देते हैं, या तो पॉजिटिव देंगे या नेगेटिव या स्टेबल। अगर किसी कंट्री की जो इकॉनमी है वो बेहतर है तो उसको पॉजिटिव स्टेबल जो है वो रेट किया जाएगा, और अगर किसी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं चल रही तो उसको नेगेटिव रेट किया जाएगा। अब ये जो मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विस है, इनकी जानिब से पाकिस्तान को नेगेटिव रेट किया गया है। पाकिस्तान की जो पहले रेटिंग चल रही थी वो स्टेबल थी, लेकिन अब पाकिस्तान को नेगेटिव रेट कर दिया गया है। आगे चल के हम एडिटोरियल में देखेंगे कि इनकी रेटिंग से किसी कंट्री पे जो है वो क्या असर होगा। यानी कि ये जो मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विस असेसमेंट करते हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की इकनॉमिक कंडीशन को देखते हुए, तो इसका एक मुल्क पे क्या असर पड़ता है। स्टार्ट करते हैं। The bills have come due for the PTI's ill-conceived fuel and electricity subsidies। सब्सिडीज़ होता है रायत वगैरह देना। तो कहता है कि ये जो इनकी जानिब से रेटिंग आई है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं। एक तो जो फुलिश और इंसेन सब्सिडीज़ दी हुई थी फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से पीटीआई की जानिब से, and the PMLN's waffling response to an imminent balance of payments crisis। और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के हवाले से जो रिस्पॉन्स था नून लीग का, तो ये सारी वजूहात हैं इस रेटिंग के आने की। अब यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या मतलब है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है वो बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट भी करते हैं और बहुत सी चीज़ें एक्सपोर्ट भी करते हैं। अगर हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा हों, यानी कि जो चीज़ें हम बाहर से मंगवाते हैं वो ज़्यादा हैं, और जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो चीज़ें जो हमारे मुल्क से बाहर जाती हैं वो कम हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बैलेंस नहीं है। हमारी इंपोर्ट ज़्यादा है लेकिन एक्सपोर्ट थोड़ी हैं, तो उसको हम कहेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस। तो कहते हैं कि ये सारी वजूहात हैं इस बिल के आने की। विदिन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर, द न्यू गवर्नमेंट हैज़ अनलोडेड अ क्यूमुलेटिव 40% हाइक इन फ्यूल प्राइसेस। ये जो नई हुकूमत है इसने क्यूमुलेटिव होता है मजमूई तौर पर फ्यूल प्राइसेस में 40% इजाफा किया, एज़ वेल एज़, और इसके साथ साथ अब 47% इंक्रीज़ इन द पर यूनिट टैरिफ फॉर इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट जो है वो कितना इजाफा हुआ, 47%। इन्फ्लेशन, महंगाई, अब उसने कॉमास लगा के बताया है, ऑलरेडी हाई, जो कि पहले ही हाई है, विल सोर, वो जो है मज़ीद बढ़ेगी, एज़ द इकॉनमी एडजस्ट टू द न्यू रियलिटी, क्योंकि जो इकॉनमी है उसको न्यू रियलिटी में, ये जो नया सिनेरियो चल रहा है उसमें ख़ुद को एडजस्ट करना है। मीनवाइल, इसी दौरान, द इनऑर्डिनेट डिले इन द अनाउंसमेंट ऑफ दीज प्राइस एडजस्टमेंट्स, अब वो बता रहा है कि और क्या वजूहात हैं इस रेटिंग के आने की। एक तो वो कहता है कि गैर मामूली तौर पे डिले किया गया इन प्राइसेस को एडजस्ट करने की अनाउंसमेंट में, यानी कि कोई अनाउंस नहीं किया गया और फ़ौरन से प्राइसेस को जो है वो बढ़ा दिया गया। एंड द रिजल्टेंट डिले इन सिक्योरिंग एन IMF लोन, और IMF से इस दफ़ा जो हमें $1 बिलियन का लोन मिलना था उसको जो है वो सिक्योर नहीं किया गया, उसमें जो डिले हुआ है। तो कहता है हैज़ कोस्ट पाकिस्तान इन द फॉर्म ऑफ अ डिमिनिश्ड आउटलुक रेटिंग। अब ये जो रेटिंग दी गई है मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विस की जानिब से, तो कहता है कि इसकी सूरत में पाकिस्तान को जो है वो इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। हैज़ कॉस्ट पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। किस सूरत में कि उन्हें जो है वो रेटिंग कम दी गई, यानी कि नेगेटिव में उनका रेट चला गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसकी रेटिंग का क्या मकसद है और किन बेसिस पे पाकिस्तान को जो है वो नेगेटिव रेट किया गया। मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विस, अब वो बता रहा है, कॉमास लगा के इसको एक्सप्लेन कर रहा है, यहाँ तक हम देखेंगे। हुज़ रिस्क असेसमेंट्स आर क्लोजली वॉच्ड बाय लेंडर्स, यानी कि ये जो मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विस रिस्क बताती है, जो ये असेसमेंट करती है, इसको लेंडर्स देखते हैं। लेंडर्स यानी कि जिन्होंने कर्ज़ा देना होता है। एंड इन्फ्लुएंस द इंटरेस्ट दे चार्ज, और फिर इनकी जो असेसमेंट होती है ये उस इंटरेस्ट पे भी असरअंदाज होती है जो कि ये लोग कर्ज़े पे चार्ज करते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक मुल्क जो है वो अमीर है और वो बाहर से कर्ज़ा लेता है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसको जो है ये लोग कम इंटरेस्ट रेट पे भी कर्ज़ा दे देंगे क्योंकि इनको पता है कि वो वापस कर देगा। लेकिन अगर एक गरीब मुल्क इनके पास जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल IMF के पास ही जाता है कि मुझे जो है वो फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए, तो IMF क्या करेगा, हमें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे जो है वो कर्ज़ा देगा क्योंकि उन्हें पता है कि इनकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, पता नहीं ये लोग जो है वो वापस भी कर सकेंगे या नहीं। तो इस तरह ये जो इनकी असेसमेंट होती है इसको लेंडर्स देखते हैं और फिर इंटरेस्ट रेट जो वो चार्ज करते हैं वो भी इनकी असेसमेंट को देखते हुए ही करते हैं। तो ये इसका जो है वो मकसद है, या आप कहते हैं कि इसका इम्पेक्ट होता है कंट्रीज़ पे। वो कहता है कि मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विस हैज़ डाउनग्रेडेड पाकिस्तान आउटलुक, उन्होंने पाकिस्तान की रेटिंग को जो है वो डाउनग्रेड कर दिया, कम कर दिया है, टू नेगेटिव फ्रॉम एन अर्लियर स्टेबल रेटिंग। स्टेबल रेटिंग से अब पाकिस्तान को जो है वो नेगेटिव रेट किया गया। साइटिंग का मतलब होता है हवाला देना। अब इसमें उसने किन चीज़ों को हवाला दे के ऐसा किया? द कंट्रीज़ हाइटनेड एक्सटर्नल वुलनरेबिलिटी, पाकिस्तान की जो बैरूनी कमज़ोरी है बढ़ती हुई उसका हवाला दिया। अनसर्टेनिटी अराउंड एबिलिटी टू सिक्योर एडिशनल एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, जो बैरूनी फाइनेंसिंग होती है यानी कि जो कर्ज़े वगैरह लिए जाते हैं उनको सिक्योर करने के हवाले से जो अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनी की सूरत हाल है। एंड वीक इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नेंस एंड स्ट्रेंथ, और उसके अलावा जो कमज़ोर अदारे हैं, गवर्नेंस स्ट्रेंथ वगैरह, हुक्मरानी करने की जो ताकत है, तो इन सारी चीज़ों को साइड करते हुए, इन सारी चीज़ों का हवाला देते हुए उन्होंने पाकिस्तान को स्टेबल से नेगेटिव रेट किया। अब हम देखेंगे कि इस सारी चीज़ों की वजह क्या है। बोथ द पास्ट एंड द प्रेजेंट गवर्नमेंट आर टू ब्लेम फॉर दिस मैस यानी कि ये जो भी गंद फैलाया हुआ है या जो भी ये फैलावा है, इसकी पास्ट और प्रेजेंट हुकूमत दोनों ज़िम्मेदार हैं। फर्स्ट, पहले द PTI फॉर द डिज़ास्ट्रस पॉलिसी ऑफ सब्सिडाइजिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल नॉट जस्ट फॉर द पुअर बट आल्सो द रिच। सबसे पहले PTI की ये जो तबाहकुन पॉलिसी थी कि इन्होंने फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडीज़ दी, ना सिर्फ गरीब लोगों को बल्कि अमीरों को भी। It ended up incentivizing the consumption of an imported commodity that the country simply could not afford। अब जो इन्होंने ये सब्सिडीज़ दी हुई थी, इसका क्या हुआ, इसका असर क्या हुआ कि इससे ये जो इम्पोर्टेड कमोडिटी थी, ये जो दरामदशुदा शय थी, इसके यूजेज में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, इसकी कंजम्पशन में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, जो कि मुल्क जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो ये था PTI की गलती। देन PMLN ने क्या किया? द PMLN विच डिस्पाइट नोइंग डेट द सब्सिडीज़ नीडेड टू बी विथड्रॉन इमीडिएटली। वो कहता है कि जो PMLN थी, जिसको पता भी था कि ये जो सब्सिडीज़ हैं, ये जो रायत दी गई है, इसको फौरी तौर पे विथड्रॉ करने की ज़रूरत है। फाउट विद इन इटसेल्फ फॉर वीक्स, वो जो है वो खुद ही यानी कि जो नून लीग थी, ये खुद ही अपनी पार्टी के अंदर ही कई हफ्ते लड़ती रही। As senior leader refused to let the government take what proved to be an inevitable decision। अब वो कहता है कि क्योंकि जो सीनियर लीडर्स थे उन्होंने इनकार कर दिया हुकूमत संभालने से, और ये जो है वो एक नागज़ीर, एक अनअवॉइडेबल डिसीजन था। द पार्टीज़ अनप्रिपेयर्डनेस टू डील विद द इकनॉमिक रियलिटीज़ डेटल्ड कैपिटल मार्केट्स। अब ये जो पार्टी थी ये तैयार नहीं थी, अनप्रिपेयर्ड थी, इकनॉमिक जो मुआशी रियलिटीज़ थी, हकीकत थी, उससे डील करने के लिए। और इस चीज़ ने क्या किया? कैपिटल मार्केट्स को हिला के रख दिया। एंड अल्टीमेटली रिजल्टेड इन पाकिस्तान फेलियर टू सिक्योर एन एग्रीमेंट विद द IMF। और इसका फिर क्या नतीजा निकला कि पाकिस्तान जो है वो नाकाम रहा IMF के साथ एग्रीमेंट को सिक्योर करने में। इन द रिसेंटली कंक्लूडेड राउंड ऑफ टॉक्स इन दोहा में जो रिसेंटली बातचीत हुई IMF की और पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनकी, तो उसमें पाकिस्तान को जो है वो अलाउ नहीं किया गया $1 बिलियन जो किस्तानी थी IMF से। तो इसकी क्या उसने वजह बताई है? इसकी वजह उसने ये बताई है कि जो हमारी पॉलिटिक्स हैं, जो पार्टी थी नून लीग, वो अनप्रिपेयर्ड थी इन चीज़ों से डील करने से। तो इस वजह से पाकिस्तान नाकाम रहा IMF से भी एग्रीमेंट सिक्योर करने में। थ्रू आउट दिस पीरियड, इस सारे अरसे में, द कंट्रीज़ पॉलिटिकल क्लाइमेट हैज़ रिमेन्ड ऑन अ बॉयल। पाकिस्तान का जो सियासी क्लाइमेट था वो कहता है कि ऑन अ बॉयल, आप कह सकते हैं कि कोई चीज़ हॉट टॉपिक रहना। पाकिस्तान की जो सियासत थी वो हॉट टॉपिक रही। विद वन
पार्टी विलिंग टू गो टू एनी लेंथ्स टू फोर्स एन अर्ली इलेक्शन, क्योंकि जो एक पार्टी है वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है अर्ली इलेक्शंस के लिए। एंड वन पार्टी द गवर्नमेंट, और दूसरी पार्टी जो कि गवर्नमेंट में है, फम्बलिंग स्पेक्टेकुलरली इन डीलिंग इवन हैंडेडली विद ईदर द पॉलिटिकल और द इकोनॉमिक चैलेंजेस इट फेसेस। अब जो हुकूमत है उसे नहीं पता कि उसने जो इसको पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चैलेंजेस ये फेस कर रही है उसको ये कैसे डील करे, इक्वली कैसे दोनों को लेके चले। तो कहता है कि ये सारी वजूहात हैं पाकिस्तान की नाकामी की। नो वंडर, कोई ताजुब नहीं है, मूडीज़ डज़ नॉट सी मच होप, कि जो मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विस है उसको कोई उम्मीद नज़र नहीं आई, गिवन द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, जो हमारे मौजूदा हालात हैं उनको देखते हुए। द रेटिंग एजेंसी इज़ रीज़नेबल इन expecting that the government cannot deliver stability in its short tenure। अब जो ये जो रेटिंग एजेंसी है वो कहता है कि ये अपनी जगह ठीक है, ये क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है वो थोड़े से टेन्योर में ख़ुद को स्टेबल नहीं कर सकती। The latter faces significant challenges in keeping its rainbow coalition of allies intact as the threat of public agitation। अच्छा, यहाँ तक देखते हैं। कहता है कि लेटर यानी कि जो गवर्नमेंट है उसको बहुत से चैलेंजेस का सामना है। एक तो उसने ये करना है कि जो इसके इत्तेहादी हैं, अलाइज हैं, उनको इंटैक्ट रखना है, और उसके अलावा इनको किस चीज़ का ख़तरा है, पब्लिक एगिटेशन का, अवाम के गुस्से का। ऑलवेज लर्क्स अराउंड द कॉर्नर, जो कि हमेशा जो है वो करीब ही होता है। तो इसमें वो ये कह रहे हैं कि एक तो इनका स्टार्ट है यानी कि हुकूमत का, तो इन्होंने अपनी न्यू बिगनिंग में अपनी रेनबो में इत्तेहाद को इंटैक्ट रखना है, और उसके साथ साथ क्योंकि अवाम के गुस्से का ख़तरा भी है जो कि करीब ही होता है। लग्स अराउंड द कॉर्नर हमारे पास यहाँ पे फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है करीब, नियर बाय। अब पब्लिक एगिटेशन का बता रहा है, लेड बाय अ रिसर्जेंस पीटीआई बॉयड बाय वाइड स्प्रेड एंगर ओवर इन्फ्लेशन, और ये जो पीटीआई है वो इन्फ्लेशन पे अवाम के गुस्से को मज़ीद जो है वो भड़काती है। सिंस द गवर्नमेंट हैज़ चूज़न टू कम्प्लीट इट्स टेन्योर, अब चूँकि हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि वो अपने टेन्योर को मुकम्मल करेगी। हाउएवर इट इज़ नाउ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू दीज चैलेंजेस, अब इसकी ज़िम्मेदारी है कि वो इन चैलेंजेस को इस तरह से रिस्पॉन्स करे डेट एट लीस्ट डज़ नॉट वर्सन पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग्स, कि वो पाकिस्तान की जो बैनुल-अक़वामी रेटिंग्स हैं उनको मज़ीद ख़राब ना करे, एनी फर्दर मज़ीद ख़राब ना करे, इफ़ इट कैन नॉट इम्प्रूव दैम, अगर वो इसको इम्प्रूव नहीं कर सकती। तो कहते हैं कि ठीक है, हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया कि ये टेन्योर मुकम्मल करेगी, ठीक है, शॉर्ट टेन्योर में ये जो है वो पाकिस्तान को हाई लेवल पे नहीं लेके जा सकती, लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तान की जो रेटिंग है उसको मज़ीद ख़राब ना करे अगर वो इसको इम्प्रूव नहीं कर सकते। A lot hinges on maintaining social and political stability and securing a lifeline from IMF, without which many avenues for external financing will remain closed। कहता है कि हमारी जो सियासी और मुआशी स्टेबिलिटी है, इस्तेहकाम है, और IMF से जो लोन सिक्योर करना है जिसमें बहुत सी चीज़ें मुनहसर हैं, विदाउट विच, और इन चीज़ों के बगैर यानी कि पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी के बगैर और IMF से लोन सिक्योर करने के बगैर बहुत से इदारे ऐसे हैं, बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां से हमें एक्सटर्नल फाइनेंसिंग मिलती है। तो वो कहता है कि वो भी बंद रहेंगे, कि अगर IMF ही जो है वो लोन नहीं देगा तो बहुत से ऐसे ममालिक जो है वो पाकिस्तान को, या बहुत सी कंपनीज जो है वो पाकिस्तान को फाइनेंस नहीं करेंगी। तो ये सारी चीज़ें वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। Failure to clinch an agreement this month can spell further disaster for the economy। अगर इस महीने भी हम नाकाम रहते हैं एग्रीमेंट को सिक्योर करने में, तो इससे जो इकॉनमी है वो मज़ीद डिज़ास्टर की तरफ चली जाएगी, तबाही की तरफ चली जाएगी। द ब्लेम फॉर विच विल फॉल स्क्वेयरली ऑन द गवर्नमेंट शोल्डर्स, और इसका जो ब्लेम होगा, इसकी जो ज़िम्मेदारी होगी डिज़ास्टर की, इकॉनमी के डिज़ास्टर की, वो हुकूमत के कंधों पे होगी। फॉल स्क्वेयरली ऑन समवन्स शोल्डर, यहाँ पे हमारे पास फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है किसी की जो है वो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाना। तो कहता है कि अगर हमारी इकॉनमी डिज़ास्टर की तरफ जाती है तो इसका ब्लेम सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत के कंधों पे आएगा, सिर्फ हुकूमत जो है वो इस चीज़ की ज़िम्मेदार होगी। ये था हमारा एडिटोरियल। एटलीस्ट 5 वर्ड्स के आप जो है वो सेंटेंसेस ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ मिलेंगे। आप अपनी सजेशंस भी दे सकते हैं कि इसमें हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं।